नमस्कार, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से फर्स्ट प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है, ये कोयले का दहन हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2। इसमें अभिकारक तो दो है, एक या एक से ज़्यादा अभिकारक कहा था ना इनमें, तो अभिकारक तो है दो लेकिन उत्पाद है एक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जल का निर्माण। इसमें है हाइड्रोजन प्लस O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O। ठीक है, जल। इसमें दो अभिकारक थे, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया है, यानी कि A B+B मिलकर, यानी कि ये दो अभिकारक है, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। इसे हम अपघटन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जो संयोजन अभिक्रिया थी उसका अपोजिट है इसमें वियोजन में। कैसे, देखो यहाँ पर अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद दो या दो से ज़्यादा है। देखो FeSO4 मिलकर बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ये फेरस सल्फेट मिलकर बनाता है फेरिक ऑक्साइड। SO2 गैस जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के 3 भाग होते हैं, विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है विद्युत वियोजन। वे अपघटनीय यानी कि वियोजन। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि वियोजन को हम अपघटन भी कहते हैं। वे अपघटनीय अभिक्रियाएं जो किसी पदार्थ के विलयन में से विद्युत गुजारने पर होती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत को गुजारा जाएगा, उसमें से विद्युत पास हो गया, विद्युत का स्थानांतरण होगा। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है, H2O को जब विद्युत धारा मिलेगी तो ये H2 प्लस O2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा विद्युत धारा मिलने से। ठीक है, ये तो था विद्युत वियोजन। हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। जब अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के प्रभाव होता है, उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा मिलेगी तो ये कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो होती है ऊष्मीय वियोजन। यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा मिली तब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज हो गया। ठीक है, फिर है वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, जब कुछ पदार्थों को प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है तो वे प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसका एक उदाहरण वियोजन का उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा, इसमें कह रखा है ना कि पदार्थों को प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है तो वो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके अपघटित हो जाते हैं, फिर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सूर्य का प्रकाश मिला तो इसमें से सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड भी अलग हो गया। ठीक है, ये था हमारा प्रकाशीय वियोजन। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, जो हमारा एलिमेंट है, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा।
इसका जो एग्जाम्पल है वो हम समझते हैं। ये है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इनकी जब क्रिया हुई तब ये बनाते हैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है ये एक साथ थे पहले, ठीक है, लेकिन आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और इसका स्थान ले लिया, तब बन गया आयरन सल्फेट। क्यों किया? क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए इसने कम क्रियाशील तत्व है हमारा कॉपर, इसको इसने विस्थापित कर दिया और इसकी जगह खुद ले ली इसने, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को इसने अलग कर दिया। कॉपर अलग है ना, ऐसे। रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयन जो है उनका आदान प्रदान होता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यह है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर बनाते हैं बेरियम सल्फेट। इनकी जब क्रिया होगी तब बनाएंगे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप देखो जो सोडियम है, सोडियम सल्फेट पहले एक साथ थे, ठीक है, और जो बैरियम है, बैरियम ने सोडियम को सल्फेट में से विस्थापित कर दिया, ठीक है, बैरियम ने सोडियम को सल्फेट में से विस्थापित किया तो इसने बना दिया बैरियम सल्फेट, ठीक है। और जो सोडियम है, सोडियम ने क्लोराइड में से बैरियम को विस्थापित कर दिया, सोडियम ने क्लोराइड में से बैरियम को विस्थापित कर दिया, ठीक है, तो बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दोनों तरफ विस्थापन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इनमें क्या है, आयनों का आदान प्रदान, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, जैसे ये है बैरियम, इस पर जो चार्ज होता है वो +2 होता है, 2 जमा के होते हैं, 2 धनात्मक, ठीक है, और सल्फेट है, इस पे 2 ऋणात्मक माइनस का चार्ज होता है। जब ये अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो देखो 2 प्लस का है माइनस का, तो कितना रह जाएगा, 0, तो ये मिलकर बनाएंगे BaSO4 बैरियम सल्फेट। ये जो पदार्थ बनता है इससे अवक्षेप का निर्माण होता है। अब अवक्षेप क्या होता है, आप इसे बीकर से समझो। अवक्षेप एक सफेद रंग का पदार्थ होता है जो जल में अविलीय है, अविलीय मतलब जो जल में घुला नहीं होता, ठीक है, उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ये बीकर है, इसमें ये जल है, और ये श्वेत यानी कि ये वाइट कलर का एक ऐसा पदार्थ है जो जल में नहीं घुला होता, ठीक है, इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं का पांचवा प्रकार है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन तो जुड़ेगी और हाइड्रोजन घटेगी, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान है। ये जल का निर्माण है, इसमें देखो H2 प्लस ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो ये मिलकर बनाता है H2O, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो पहले अकेला था, ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है CO2। यहाँ पर जो कार्बन था वो सिंगल था, पहले अकेला था, इसके साथ कुछ भी नहीं था, अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन। अब देखो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन किसी अभिकारक में ऑक्सीजन हट जाए व उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए। जो अपचयन है वो उपचयन का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन तो घटेगी और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यह है Cl2 प्लस H2 मिलकर बनाएंगे HCl, ठीक है। यहाँ पर देखो जो Cl है, जो क्लोराइड है वो अकेला था, अभिक्रिया करने के बाद इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये है अपचयन, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, ZnO प्लस CO मिलकर बनाता है Zn प्लस CO2, ठीक है।
इसमें देखो ये जो Zn है यहाँ पर O भी है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का हट जाना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्रिया होगी, अपचयन उपचयन दोनों में, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या ऑक्सीजन घटेगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तब उपचयन होगा और ऑक्सीजन हटेगी तब होगा अपचयन, ठीक है। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर हमें दिया है CuO प्लस H2, इसको जब ऊष्मा मिली, तापन यानी कि ऊष्मा, Cu प्लस H2O ये बनाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो Cu है O, इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, यहाँ पर पहले CuO था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई तो इसका हो गया अपचयन, ठीक है। अब यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इस साइड ऑक्सीजन जुड़ गई H2O, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। ये जो रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी। जिस समीकरण में अपचयन और उपचयन दोनों हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें दोनों हो, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के पांचों प्रकार कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिक्रिया ऐसी है जो तापमान पर आधारित है। उसमें से एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी यानी कि कोई भी अभिकारक होगा और उनकी क्रिया होगी तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, ठीक है। उत्पाद का जो भी निर्माण होगा उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर है प्राकृतिक गैस का दहन, ये CH4 है मीथेन, और ये है O2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ CO2 बना और प्लस H2O और प्लस ऊर्जा अधिक मात्रा में। ये जो मीथेन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हुई यहाँ पर, तो ये CO2 में बदल गया और H2O में, और अधिक मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा भी निकली है, ठीक है। ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकले। दूसरा प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है ऊष्माशोषी। इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए हमें ऊष्मा की, यहाँ पर ऊष्मा को ये अवशोषित करेगा। जैसे इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा मिलेगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसके प्रकार है जैसे ऊष्मा और प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा। जो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार करवाए थे उसमें था विद्युतीय, ऊष्मीय और प्रकाशीय। आप उनके उदाहरण भी इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार। जो हमने उपचयन अभिक्रियाएं की थी, उपचयन और अपचयन, उसमें दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है उपचयन अभिक्रियाओं के। सबसे पहला प्रभाव है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। यानी कोई भी धातु जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, पीतल है, ये सब धातु है। आर्द्रता यानी कि आर्द्रता नमी के स्थान पर वायु, हवा मिलने से जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है। उदाहरण से समझते हैं, चांदी पर काली परत का चढ़ जाना। आपने अपने घरों में देखे होंगे चांदी के गहने, उनमें काली परत चढ़ जाती है। वो इसी कारण चढ़ती है, ठीक है, जब उसे वायु के स्थान पर, नमी के स्थान पर रख दिया जाता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना आपने अपने घरों में देखा होगा। लोहे की वस्तुओं पर लाल और भूरे रंग की परत चढ़ जाती है
तो वो क्षारण हो जाता है उसका, और जो जितने भी धातुएं हैं वो कमज़ोर हो जाती है। फिर है तांबे पर हरी परत, जो तांबे के बर्तन है उसमें हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है। ये जो सारी धातुएं हैं क्षारण की वजह से कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। इसलिए जितनी भी धातुएं हैं उनको हम क्षारण से बचाने के लिए इन पर पेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता है वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचेत हो जाता है तथा उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। वसा युक्त यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें वसा हो, और तैलीय ये जो तेल से बनते हो, जितनी भी खाद्य सामग्री जो तेल से बनती हो वो वायु के संपर्क में आने पर उपचेत हो जाती है। उपचेत यानी कि उनमें वायु जुड़ जाती है, उनके बाद उनका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है और उनकी जो गंध है वो भी बदल जाती है, ठीक है। भी चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि वो ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो, और जो भी खाद्य सामग्री है उस जो भी खाद्य पदार्थ है उसका उपचयन ना हो। आज की वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।